इनर्शिया का मतलब ये है कि अगर हमने ये कहा कि पूरा हमारे पास कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम कोई भी कहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो हमने ये कहा कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, किसी भी आड़ी टेढ़ी कैसी भी शेप का ऑब्जेक्ट है। तो हमने ये कहा कि एक्स वाई जेड हाँ बेटा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे यहाँ पर एक्स ले लो, यहाँ पर वाई ले लो, यहाँ पर जेड, मतलब एक्सेस को आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो अब आप ये देखिएगा कि ये जो डिस्टेंस है ये r1 हो गया, ठीक है। तो एक पार्टिकल यहाँ पर है जिसका मास m1 है, एक पार्टिकल यहाँ पर है जिसका मास m2 है, v2 v1 v3 m1 m2 m3, ठीक है। तो हमने ये कहा कि हमारे पास तीन पार्टिकल्स हैं, तो तीनों पार्टिकल्स, और पता है कितने पार्टिकल्स तो इनफाइनाइट होते हैं। हमने कहा कि चलिए, हमने ये माना कि कोई तीन पार्टिकल्स को हम स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ऐसा बोला कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से निकलेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई। तो ये क्या होता है, m1r1² पहला पार्टिकल, उसका मास, और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो बीच में है ना, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसे घूम रहे हैं, ये पूरा ऑब्जेक्ट इस तरीके से घूम रहा है, तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3² प्लस mn_rn², ये हो गया, ठीक है। तो जित मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस का स्क्वायर, मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसके डिस्टेंस का स्क्वायर, तो m1r1² m2r2² ऐसे कर दिया। तो ये जो पूरा जो टर्म आया है, दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और MI/RI स्क्वायर, MI/RI द SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। SI यूनिट क्या हो जाएगी, इसके फॉर्मूले से ही समझ में आ रहा है, मास में डिस्टेंस का स्क्वायर हो रहा है। मास क्या है, किलोग्राम, डिस्टेंस का स्क्वायर क्या है, मीटर स्क्वायर, kgm², किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा इस वजह से लिखा, सिग्मा का मतलब होता है एडिशन। तो आप ये देखिए, पहला टर्म क्या है, अगर मैं आई की जगह 1 रख दूं तो m1r1², फिर दूसरा टर्म क्या होगा, m2r2², फिर m3r3², और सिग्मा लगा दिया बीच में, तो इसका मतलब सबको ऐड होता चला जाएगा। सिग्मा मतलब एडिशन, समेशन। उसके बाद देखिए, फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो देखिएगा। तो पहला फैक्टर क्या है, मास ऑफ द बॉडी, तो दिखाई दे रहा है भाई, मास पर डिपेंड करेगा। दूसरा, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, उस पर तो डिपेंड करेगा ही। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर डिपेंड करेगा। और चौथा है पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी। बॉडी के रिस्पेक्ट में एक्सिस ऑफ रोटेशन कोने में है, बीच में है, कहाँ पर है उस पर डिपेंड करेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है जी, इतना करना। इसके बाद पेज नंबर 32 पर आइए। इन अ बाइसिकल, बुलक कार्ट एटसेट्रा। बुलक कार्ट क्या होता है, बैलगाड़ी।
When a bicycle, bullock cart, etc., the moment of inertia is increased by concentrating most of the mass at the rim of the wheel and connecting the rim to the axle through the spokes. तो ये कोशिश करी जाती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे बढ़ाया जाए। तो कैसे बढ़ेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज़्यादा बढ़ेगा ना, वो व्हील उतनी ही आसानी से, उतना ही अच्छा रोटेट करेगा। अच्छा रोटेट करने का मतलब ये है कि व्हील को एक बार घुमा दिया, एक व्हील तो ऐसा है कि उसको एक बार घुमाया आपने, थोड़ा सा टॉर्क दे दिया, तो वो 4 या 5 बार पूरा रोटेट कर जाएगा, 4 या 5 चक्कर लगाएगा और फिर धीमा पड़ जाएगा या रुक जाएगा। और एक व्हील ऐसा है कि उसको उतनी ही ताकत आपने दी तो वो 8 या 10 बार घूमता रहेगा। तो ऐसा कौन सा व्हील है? ऐसा वो वाला व्हील है जिसमें मास जो है, भाई मास है, ये मास यहाँ पर कंसंट्रेटेड हो कॉर्नर्स में, ठीक है। उससे होगा क्या, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और जितना मास इनटू ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर उतना ज़्यादा, तो ये वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी। तो इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो व्हील देर तक रोटेट करेगा, समझ गए। इसी वजह से जो साइकिल है ना, साइकिल में क्या करा जाता है, साइकिल में बीच का जो पोर्शन है वो हल्का रखा जाता है। कैसे? बीच में स्पोक्स लगाई जाती हैं, तीलियाँ लगाई जाती हैं, और कॉर्नर में जो रिम है, जो कॉर्नर में रिम है, पूरा सर्कमफ्रेंस जो है वो हैवी बनाया जाता है। तो इस वजह से वो रोटेशन अच्छे तरीके से करता है। कभी भी साइकिल का जो व्हील है वो हैवी नहीं बनाया जाता, सेंटर में हैवी नहीं बनाया जाता। सेंटर में हैवी बना देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, जो पर्सन है जो साइकिल चला रहा थक जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा अगला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो तुम्हारे पेपर में भी आया हुआ था, ये वाला रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ज़्यादा इसमें दिमाग भी नहीं लगाना, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। रिलेशन बिटवीन rotational kinetic energy and relation between rotational kinetic energy and moment of inertia. हाँ, suppose a body consists of n particles of masses m1, m2, m3 till mn situated at distances r1, r2, r3 till rn from the axis of rotation. As the angular velocity omega of all the n particles is same, so their linear velocities are. तो हम ये कहेंगे कि जब लीनियर वेलोसिटी सेम है तो सबकी जब सारे पार्टिकल्स जब एक साथ ही रोटेट कर रहे हैं तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, ओमेगा। तो क्या है कि हमने ये कहा कि पहला पार्टिकल v1, उसकी v1 क्या हो जाएगा, r1 ओमेगा। दूसरा पार्टिकल v2, ये क्या हो जाएगा, r2 ओमेगा। तीसरा पार्टिकल v3, ये हो जाएगा r3 ओमेगा। और इसी तरह से nth पार्टिकल vn, तो ये क्या हो जाएगा, rn ओमेगा, rn ओमेगा। तो ऐसा होता है कि हम ये कहेंगे कि क्योंकि पूरा का पूरा पार्टिकल, पूरी की पूरी जो बॉडी है वो एक साथ रोटेट कर रही है, ठीक है। जब पूरी की पूरी बॉडी एक साथ रोटेट कर रही है तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, वो तो सेम रहेगी, वो सेम रहेगी। तो हम ये कहेंगे कि अलग अलग पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, v3 इज इक्वल टू r3 ओमेगा, ये हो गया। इसके बाद देखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ब्रैकेट में लिखिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जीज, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर, और करते करते हाफ mn vn स्क्वायर, mn vn स्क्वायर, ये हो गया। अब सबकी वैल्यू डालते चले जाइए। v1 की वैल्यू क्या है, r1 ओमेगा, तो हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2
R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ M3 R3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट 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 हाफ Mn Rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इसमें पूरे एक्सप्रेशन में हमारे पास ना ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है और हाफ भी कॉमन आ रहा है। तो एक काम करो, हाफ कॉमन ले लो और ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर ले लिया तो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Mn Rn स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या है जरा देख तो लो, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर, इसी को तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो ये इसकी जगह आई आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू आई। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर आई या हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है, पूछ लिया जाएगा, क्योंकि बाकी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डेरिवेशन हट चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए जी, इसके बाद अगला देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन में हम ये कहते हैं, द रेडियस ऑफ गायरेशन of a body about its axis of rotation may be defined as the distance from the axis of rotation at which, if the whole mass of the body were concentrated, its moment of inertia about the given axis would be the same as with the actual distribution of mass. It is denoted by K. तो ये क्या होता है? ये पता है हुआ क्या हो गया जो ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस आ गए? ये हुआ ये होगा कि इन्होंने पिछले साल का पेपर उठाकर उसमें एडिट वेडिट करके दे दिया होगा। अच्छा अच्छा, तो फिर तो मार्क्स दे देंगे, दे देंगे, दे देंगे। तो अब आप ये देखिएगा कि एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि हमारे पास हमने कहा कि हमारे पास एक बॉडी है इस तरह से, M1 M2 M3 M4 है ना, और M4 ना बोलो, चलो Mn बोल दो, Mn। तो हमने ये कहा कि ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ए बी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ से M1 से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस हो गया R1, M2 से हो गया R2, M3 से हो गया R3 और Mn से हो गया Rn। ठीक, तो R1 R2 R3 Rn, इस तरह से ये डिस्टेंसेस हो गए। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ए बी इज, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरा देखते हैं। हमने ये कहा इस केस में अगर ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो वो हो जाएगा, अच्छा सबके जो मासेस है ना, जो ये M1 M2 M3 है, सारे के सारे अगर सेम है, M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M3 इज इक्वल टू डॉट 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 Mn इज इक्वल टू, ये सब M के बराबर है, अगर सबके मासेस सेम है तो M R1 स्क्वायर प्लस M R2 स्क्वायर प्लस M R3 स्क्वायर, ऐसे करते करते M Rn स्क्वायर, ये हो गया। तो देखिएगा इसमें ऐसा होता है कि हमने ये बोला कि M कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर
प्लस डॉट 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 आर एन स्क्वायर, इतना हो गया। तो रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन ये होता है कि अगर मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अलग अलग जगह पर, और उनका कुछ डिस्टेंस है, जैसे इसका r1 हो गया, इसका r2 हो गया, इसका r3 हो गया। तो एक्चुअली हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करा। कैसे करा? ऐसे mr1 स्क्वायर प्लस mr2 स्क्वायर प्लस mr3 स्क्वायर सबको ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला। हमने कहा कि पूरा ऑब्जेक्ट का मास अगर मान लिया जाए कि किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, तो उस पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो डिस्टेंस होता है ना, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। अगर ये मान लिया जाए कि पूरी बड़ी एक बॉडी है और उस बॉडी का मास किसी एक जगह कंसंट्रेटेड है, और उस पॉइंट से, जिस जगह वो मास कंसंट्रेटेड है, उस पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस निकालें, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। हम ये बोल देते हैं ये सारे मासेस हैं, इतने सारे, 1 2 3 4 हज़ारों मासेस हैं। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, सारा का सारा मासेस इस जगह कंसंट्रेटेड है, सारे के सारे मासेस यहाँ पर कंसंट्रेटेड है। तो हमने कह दिया कि ये है कैपिटल M, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस निकाल देंगे, इसको बोलेंगे K। रेडियस ऑफ गायरेशन को K से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये होता है। अब ये निकाला कैसे जाता है वो देखिएगा। निकाला ऐसे जाएगा कि हमने यहाँ पर M कॉमन ले लिया। अब क्या करिए, N से मल्टीप्लाई कर दो और N से डिवाइड कर दो। MN R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस RN स्क्वायर अपॉन N। तो एक चीज़ ये होती है कि अगर मान लीजिए 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों की हाइट है, तो सबकी हाइट एक जगह नोट कर ली हमने, और ये कहा जाए कि इस रूम में अगर 10 बच्चे बैठे हैं तो 10 बच्चों की एवरेज हाइट निकालिए। तो एवरेज हाइट कैसे निकाली जाएगी? वो जो 10 के 10 बच्चे हैं उनकी सबकी हाइट को ऐड कर दिया जाए, और ऐड करने के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि 10 से उसको डिवाइड कर दिया जाए, तो एवरेज हाइट आ जाएगी। ऐसे होता है। सेम अगर वेट की बात करी जाए कि 10 बच्चे हैं तो सबका वेट ऐड कर दिया जाए, ऐड करके उसको 10 से डिवाइड कर दिया जाए, तो ये तो होता है एवरेज। अगर मान लीजिए उन सब के जो वेट हैं उन सबका स्क्वायर करा जाए और स्क्वायर करके नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिया जाए, तो वो क्या निकलेगा? वो निकलेगा मीन। लेकिन मीन निकलेगा किसका? स्क्वायर्स का मीन, ठीक है। तो एक टर्म होती है, उसको बोलते हैं RMS। RMS क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और एक्चुअल में इसका मतलब होता है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। मतलब आप स्क्वायर्स लेंगे, स्क्वायर्स का मीन निकालेंगे। तो ये स्क्वायर्स हैं सारे के सारे, R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, R3 स्क्वायर, सबको ऐड कर दिया, डिवाइड बाई n कर दिया। तो कितनी वैल्यूज थी? R कितने थे? मैंने डॉट लगाना भूल गया मैं बीच में। कितने R थे? n R थे, है ना। तो n से ही उसको डिवाइड कर दिया, तो हमने स्क्वायर्स का सम कर दिया और उसको n से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या वैल्यू ये क्या आ गया? ये स्क्वायर्स का मीन आ गया। और अगर इस पूरी वैल्यू का मैं अंडर रूट ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये बन जाएगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ना ज़्यादा अच्छा एवरेज होता है किसी भी चीज़ का। एक तो होता है एवरेज, और अगर ये है कि आपको, वो तो अप्रॉक्सीमेट एवरेज हो गया, अगर एग्जैक्ट एवरेज निकालना है ना तो वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब मैं आगे आता हूँ। यहाँ पर हमने क्या करा, हमने यहाँ पर m इंटू एन जो करा है वो हमने ये कहा कि कितने पार्टिकल्स हैं इसमें? n पार्टिकल। भाई कितने पार्टिकल्स हैं इसके अंदर? उस ऑब्जेक्ट के अंदर n पार्टिकल्स। हर पार्टिकल का मास कितना है? m। तो अगर m इंटू एन कर देंगे तो पूरे ऑब्जेक्ट का मास आ जाएगा। वो क्या है? कैपिटल M। पूरे ऑब्जेक्ट का मास आ गया कैपिटल M। बताता हूँ अभी। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे k स्क्वायर। इसको k स्क्वायर बोलेंगे। ये समझ गए मेरी बात? k स्क्वायर क्यों बोला? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास के साथ डिस्टेंस का स्क्वायर ही तो मल्टीप्लाई होता है। तो ये k स्क्वायर है, ये जो पूरा टर्म है इसको मैंने k स्क्वायर बोल दिया। जब इसको k स्क्वायर बोला तो k क्या होगा? इस पूरे टर्म का अंडर रूट। समझ गए? वो k क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ, हाँ भी बता रहा हूँ, अपॉन n, ठीक है। अब दोबारा समझिएगा, हमने क्या करा था यहाँ पर
हमने यहाँ पर n से मल्टीप्लाई करा और n से डिवाइड कर दिया, तो m इंटू एन करा, तो एक पार्टिकल का मास m है और पार्टिकल्स कितने हैं, n है, तो m इंटू एन क्या हो जाएगा, कैपिटल M, यानी कि टोटल मास। हमने ये कहा कि मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट का एक्चुअल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ, और हमने ये कहा कि सारा मास अगर एक जगह कंसंट्रेट हो जाए यानी कि कैपिटल M, तो उस केस में जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। तो हमने ये कहा कि भाई आई है और इधर ये टोटल मास है, तो भाई एक टोटल डिस्टेंस टाइप भी होगा कुछ। तो ये जो है ना, ये जो टर्म है जो कैपिटल M के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये इतनी बड़ी टर्म, ये जो है ये k नहीं हो सकता, ये k स्क्वायर होगा। तो इसलिए हमने इस पूरी टर्म को k स्क्वायर बोल दिया। और जब k स्क्वायर बोला तो हमने कहा कि अरे भाई k स्क्वायर नहीं चाहिए, k चाहिए, k तो बताओ k कितना है, तो k क्या होगा, उसका अंडर रूट निकाल लो। तो अंडर रूट निकाला तो हुआ क्या, ये निकला स्क्वायर्स के मीन का रूट, तो रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ये कहलाता है रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। ठीक है, ये कहते हैं इसको रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। Root mean square distance. Hence, the radius of gyration of a body about an axis of rotation may also be defined as the root mean square distance of its particles from the axis of rotation. उसके बाद आइए भाई थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस काट दो, इसका प्रूफ काट दो, पेज नंबर 35 पूरा काट दो। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पूरा काट दो, पेज नंबर 36 सब काट दो। अब आपको करना है नेक्स्ट टॉपिक, पेज नंबर 37 पर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग। इनके ना 4 फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले लिखने हैं और कुछ नहीं, उनके सारे प्रूफ वगैरह सब हट गए हैं सिलेबस से, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया करना है। ठीक है, मैं वो 1 मिनट में आया, बस वो रिंग लेकर आ रहा हूँ जरा, ठीक है, समझ में आ जाएगा आसानी से। वो रिंग पता है किसकी, जो बच्चों का गेट
अंदर रखा वो भी दे दो, जो तुम्हें सॉल्व करना होगा इसको सॉल्व हाँ सर मैं पेपर देखे पापा कहते हैं ना जिसको पेपर दिखाऊं मैं गई आज गई पापा ने कहते लेट आया पर ठीक ठाक से पेपर मेरे तो पेरेंट्स ने पूछा नहीं, मेरे तो पेरेंट्स ने पूछा नहीं तो मेरी चुनी जो पेपर था बस आरती स्कूल से और ये कुछ भी बस पेपर देना होता है और उसके बाद कुछ नहीं क्या किया है मम्मी ने मुझसे पूछा नहीं करवाया जाएगा, इसका मतलब ये पेपर मैं उस टाइम जब फ़ोन आ रहा था ना, मैं उस टाइम ट्रैफिक में फंसा हुआ था, वही जो ट्रैफिक डाइवर्ट कर रखा था उन्होंने, वो जो धरना चल रहा था ना, ट्रैफिक डाइवर्ट कर रखा है, मैं वहाँ फंसा हुआ था। फिर मैं आया, छोड़ो लंबी कहानी, बताया तो था, तुम तब आपस में डिस्कस कर रहे थे कुछ। अच्छा अच्छा, एलिवेटेड रोड से अगर जाएंगे ना, तो एलिवेटेड रोड से वसुंधरा, एलिवेटेड रोड तो एक ही है, एलिवेटेड रोड, तो अगर वसुंधरा उतरेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उधर लास्ट में जहाँ पर यूपी गेट जिसको बोलते हैं, वैशाली सेक्टर 1 की तरफ, अगर वहाँ उतरेंगे तो उतर नहीं पाओगे, वो आपको आगे डाइवर्ट कर देंगे कि आगे जाओ, क्योंकि वहाँ धरना चल रहा है, जहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा था उसी जगह पर, वहीं पर बैठे हुए सब लोग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग, थिन सर्कुलर रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग। अब देखिएगा कि इसके ना 4 फॉर्मूले देखने हैं। तो पहला है, आप ए पार्ट देखेंगे, ए पार्ट में, अब मैं पूरा वो लिख नहीं रहा हूँ, नोट्स में आप देखिए पेज नंबर 37 पर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मतलब रिंग जो है वो रिंग इस तरीके से बना हुआ है, ये रिंग इस तरीके से बना हुआ है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन थ्रू इट्स एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो ये इस तरीके से हो गया कि जैसे हमारे पास एक रिंग है, ये रिंग है, और ये रिंग जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है इसका, और ये इसके चारों तरफ ऐसे गोल 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 घूम रही है, ठीक है ना, सेंटर से ही, ठीक है, इसके चारों तरफ घूम रही है। तो हम ये कहेंगे कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा, आप ये देखेंगे पेज नंबर 37 पर ना पूरा डेरिवेशन दे रखा है, वो नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला देखना है इसका लास्ट में बिल्कुल, वो है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब जरा बी देखिएगा, बी पार्ट में क्या दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एनी डायमीटर, तो एम आई ऑफ अ रिंग अबाउट एनी डायमीटर, तो डायमीटर के अबाउट जो होता है उसको बोल देते हैं आई डी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर। तो देखिए जैसे ये रिंग है सामने से, तो हमने क्या करा कि ये एक लाइन बना दी बिल्कुल सेंटर से गुजरती हुई, तो ये क्या हो गया इसका डायमीटर, डायमीटर, तो डायमीटर को फिक्स करके ये डायमीटर के चारों तरफ ऐसे ऐसे जो है रिंग ऐसे घूम रहा है। समझ लीजिए कि यहाँ से हमने इस जगह से ऐसे पिरो रखा है इसको, तो ये डायमीटर बन गया। अब डायमीटर के चारों तरफ ऐसे 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 अगर ये घूम रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर। तो भाई इसका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर। ये तो नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन करना बनता था और एमसीक्यू वगैरह में आ सकता था। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, तीसरा सुनिए पहले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन, अबाउट a tangent in its plane, about a tangent in its plane।
तो अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन का मतलब क्या है कि ये रिंग है, ऐसे रखा हुआ है, और यहाँ पर एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है, अब टेंजेंट है। टेंजेंट समझ गए, जो रिंग को ऐसे छूते हुए लाइन चली जाए बाहर से, उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ से ये ऐसे होगा और ये इस तरीके से घूमेगा रिंग, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये जैसे एक्सेस ऑफ रोटेशन फिक्स है, तो इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमेगा रिंग, ऐसे ऐसे इस तरह से, और वो चरखी बन जाएगी पूरी इसकी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टेंजेंट, और टेंजेंट इसका फॉर्मूला है 3/2 mr²। IT इज इक्वल टू 3/2 mr², ठीक है। फिर है डी पार्ट है। डी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो अबाउट अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन में क्या होगा वो सुनिएगा, जो ये रिंग है ना, रिंग परपेंडिकुलर हो जाएगी। कोई नहीं, मैं तो दोबारा वैसे भी बता ही दूंगा। तो ये हमारे पास टेंजेंट इस तरह से था, और इसके चारों तरफ ये ऐसे ऐसे घूम रहा था। तो ये डायमीटर ये टेंजेंट, तो टेंजेंट के चारों तरफ ये पहले तो ऐसे घूम रहा था। अब क्या है कि अब ये रिंग पहले तो ऐसे रखा हुआ था टेंजेंट, अब ये ऐसे रखा हुआ है, तो अब ये रिंग इस तरह से घूमेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन पर इस तरीके से घूमेगा ये, ठीक। तो इसको बोल देंगे मोमेंट अबाउट अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी कि इसको बोलेंगे IT'। ये है 2r², पूरा रट्टा मार रखा है, ठीक है, 2mr²। चलिए जी, दोबारा सुनिएगा। मैं इसमें ये बता रहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब सबसे पहले बात करी गई तो अबाउट एन एक्सेस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो ये क्या है, ये सेंटर में एक लाइन को फिक्स कर दिया गया, और उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे गोल गोल ये घूम रहा है, ठीक है। ये ऐसे लगातार घूमता जा रहा है, ऐसे घूम रहा है इसके अबाउट, ठीक। अच्छा, उसके बाद दूसरा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एनी डायामीटर। तो डायामीटर क्या है कि रिंग ऐसे रखा हुआ है और रिंग ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पर एक डायामीटर, अब ये डायामीटर के अबाउट ऐसे 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 घूम रहा है, गोल गोल, मतलब आप समझ लीजिए कि ऐसे अटैच्ड है और ऐसे 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 घूम रहा है, ठीक। ये चीज़ हो गई। उसके बाद देखिए तीसरा है टेंजेंट। तो टेंजेंट में अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन, तो ऐसे रखा हुआ है और ऐसे रखा हुआ है, अब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, अब ये ऐसे ऐसे इस तरह से घूम रहा है। और अबाउट अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब अब प्लेन इसका जो है ये और टेंजेंट ये परपेंडिकुलर हो गए, तो अब ऐसे तो ये 4 केसेस हुए, समझ गए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का तो ये हुआ। अब रिंग के बाद आप ये देखिएगा कि रिंग के बाद आपके पास आ जाएगी सर्कुलर डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क, हाँ जी। सर्कुलर डिस्क का मतलब क्या है कि रिंग की क्या खास बात होती है कि रिंग जो है वो बीच में से खोखला होता है, और डिस्क जो है वो बीच में से पूरी भरी हुई होती है, सॉलिड होती है, ठीक है। तो जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क की बात करेंगे, तो फिर वही केस है, पहला केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सेस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन मतलब वही चीज़ कि सेंटर में, डिस्क के सेंटर में होल किया गया। अब इसमें तो होल ऑलरेडी हो रखा है, डिस्क के सेंटर, डिस्क पूरी सॉलिड होती है, तो उसमें होल किया गया और वहाँ पर एक्सेस ऑफ रोटेशन बनाई गई उसकी, और फिर उसके चारों तरफ वो ऐसे घुमा। तो इसका फॉर्मूला I इज इक्वल टू इसका है 12 mr²। तो आप देख लीजिए कितनी, मतलब कितना आप लोग बच गए। बहुत बड़ी बड़ी डेरिवेशंस थी, हालांकि थी, मतलब ऐसे ही जैसे ये सर्कुलर डिस्क है बेटा, सर्कुलर डिस्क वाला है पेज नंबर 38 39 पर है, 39। डेरिवेशंस से ये पता चलता है कि कोई भी फॉर्मूला आया कहाँ से, किस तरीके से आप उसको प्रूव कर सकते हैं। अब ऐसे तो
फ़ायदा तो अगर मान लीजिए पैटर्न ही चेंज हो जाए तो फिर फ़ायदा ही नहीं है कुछ डेरिवेशन तो का। आप ये कहते हैं कि जो स्ट्रीम चूजिंग वाला है तो अब ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि क्या है ना कि पेपर जो है सब्जेक्टिव भी हुआ करता है, जो मेंस है और एडवांस है तो दो होते हैं ना, तो एडवांस वाले में सब्जेक्टिव भी आता है। तो चलिए जी, अब ज़रा देखिएगा, अब अगला वाला देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आ जाइए पेज नंबर 40 पर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एनी डायामीटर, अबाउट एनी डायामीटर। तो डायामीटर फिर आप समझ ही गए होंगे कि फिर वही चीज़ है कि भाई ऐसे यहाँ पर डायामीटर फिक्स है और इसके चारों तरफ ही ऐसे 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 घूमता जा रहा है। तो अबाउट एनी डायामीटर तो भाई ये हो जाएगा 1/4 mr²। फिर हाँ, सिर्फ फॉर्मूले याद कर रहे हैं, आई टी। अब अबाउट एनी टेंजेंट अगर बात करी जाए तो 5/4 mr²। उसके बाद है IT dash is equals to 3/2 3/2 mr²। इसीलिए नहीं पढ़ पा रहे सर। नहीं, इस बार पढ़ाई करी थी, दोनों ने करी थी इस बार पढ़ाई। और नहीं, मुझे मालूम है, इन्होंने खुद बोला कि पहला चैप्टर है जो हमें पढ़ने में भी मन लगा है और हमने भी ढंग से पढ़ाई करी है। हाँ, इसलिए तो हमने ग्रेड करी थी। और इसके लिए सर मैंने टेक्निक बताई थी कि मोस्टली मैचिंग है, मोस्टली मैचिंग है। हाँ, चलिए जी, अब सिर्फ दो टॉपिक रह गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है जी। अब ये रॉड और स्फीयर वाला बचा है और ये हार्डली 5 से 10 मिनट इसमें लगेंगे ये करवाकर, और फिर अगले क्लास में मैं ग्रेविटेशन स्टार्ट करा दूँ। ठीक है, इसके पहले मैं सोच रहा था कि एक बार ग्रेविटेशन कराता फिर मैं एक साथ करा देता, है ना, क्योंकि हम थोड़ा सा, मेरे हिसाब से हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। हाँ, अब हाफ ईयरली तो हो गए, अब तो सीधा फाइनल ही होगा, बीच में यूनिटी। चलो ऐसा कर, गुड इवनिंग कर लेते हैं, ठीक कह रहे हो। हाँ बेटा, 30 को पेपर है, ये बताओ कल सुबह आ सकते हो? CS का स्कूल से किस टाइम